विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। आइए इस विधि को समझते हैं। सबसे पहले दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप में लिखते हैं। जो भी दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म है उनको व्यापक रूप में लिख लेते हैं। दूसरा, दोनों समीकरणों को समीकरण एक एवं समीकरण दो लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो समीकरण युग्म हैं। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और दूसरा है a2x धन b2y धन c2 = 0। इनको व्यापक रूप में लिख लिया और इनका नाम जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 रख लिया। अब तीसरे चरण में हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के किसी एक चर के गुणांकों, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के किसी एक चर मतलब चाहे x या y के गुणांकों को बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो समीकरण दिए गए हैं। लिखा है 2x धन 3y = 5 और 3x ऋण 2y = 1। ये दो समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। यदि इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 के किसी एक चर x के गुणांकों को बराबर करना चाहते हैं। यहाँ x का गुणांक 2 है समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 3 है। इनको दोनों को बराबर करना चाहते हैं। तो समीकरण 1 में अगर इसमें 2 में 3 से गुणा कर दें तो ये अच्छा हो जाएगा और यहाँ 2 में जो है समीकरण 2 में इस 3 में जो है 2 से गुणा कर दें तो ये अच्छा हो जाएगा। तो x के गुणांक जो है बराबर हो जाएंगे। मतलब समीकरण 1 में जो है अगर 3 से गुणा कर दें और समीकरण जो 2 है इसमें जो है 2 से गुणा कर दें तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर समीकरण 1 और 2 में जो है y के पदों को y के गुणांकों को अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में यदि हम 3 से गुणा कर दें तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार और भी, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। जिसे लिखा है 2x ऋण 4y = 5। ये समीकरण 1 है। समीकरण दूसरा है 5x धन 2y
और बराबर 17। ये समीकरण मान लीजिए 2 है। अब यहाँ पर अगर समीकरण में x के दोनों गुणांकों को बराबर करना है तो समीकरण 1 में जो है 5 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में जो है 2 से गुणा कर, तो ये 10 हो जाएगा, दोनों जगह 10 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर y के पदों को बराबर करना चाहते हैं, y के गुणांकों को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में तो गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समीकरण 2 में सिर्फ हम 2 से गुणा कर दें तो y के गुणांक जो है बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं सिर्फ जो है अगर y के गुणांकों को बराबर करना है तो समीकरण 2 में जो है सिर्फ हमें 2 से गुणा कर देंगे, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर किसी एक समीकरण में भी जो है गुणा कर दें तो ऐसे भी समीकरण मिलेंगे जिसमें एक चर के गुणांक जो है बराबर हो सकते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी समीकरण प्राप्त हो सकते हैं, जैसे लिखा है 3x धन y बराबर 3 समीकरण 1 और 9x धन 3y बराबर 9 समीकरण 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि समीकरण 2 में 9x धन 3y बराबर 9, अगर इसमें 3 से भाग कर दें, अगर समीकरण 2 में हम 3 से भाग कर दें तो समीकरण 1 के से बराबर हो सकते, गुणांकों से बराबर, x के गुणांक भी बराबर हो जाएंगे और y के गुणांक भी बराबर हो जाएंगे। अगर इसमें भाग देते हैं तो ये हो गया 3x धन y बराबर 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाग देना, समीकरण 2 में केवल हमने 3 से भाग कर दिया तो x के गुणांक जो है बराबर हो रहे हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, या यहाँ y का गुणांक 1 है तो यहाँ भी y का गुणांक 1 हो जा रहा है। तो इस प्रकार किसी भी स्थिति में अगर किसी एक समीकरण में गुणा करके चर के गुणांकों को बराबर किया जा सकता है, या समीकरण उदाहरण जैसे पहले में जो है दोनों में गुणा करने पर जो है चर के गुणांक बराबर हो रहे हैं, या भाग देकर भी हम किसी एक चर के गुणांकों को बराबर कर सकते हैं। तो विभिन्न उदाहरण इस प्रकार के हो सकते हैं जिन्हें हम गुणांकों को बराबर करने के लिए किसी एक समीकरण में या दोनों में गुणा या भाग की क्रिया कर सकते हैं। चौथे चरण में समीकरण 1 और 2 के किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करते हैं। गुणांक बराबर होने पर, गुणांक जब बराबर हो जाते हैं किसी एक चर के, गुणांक बराबर होने पर दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर बराबर गुणांक वाले चर को विलुप्त कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। जो गुणांक वाला चर है, बराबर गुणांक वाला जो चर है, अगर दोनों बराबर है तो दोनों समीकरणों को हम जोड़कर या घटा करके और उस बराबर जो गुणांक वाला चर है उसको विलुप्त कर देते हैं। तो केवल दूसरे चर में एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। जो चर विलुप्त हो जाता है तो वह समीकरण से हट जाता है और दूसरा जो चर है उसमें केवल एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब अगले चरण में इस जो समीकरण जो प्राप्त हो जाता है दूसरे चर में, इस दूसरे चर वाले समीकरण को हल करते हैं।
हल करते हैं। तो यहाँ जब दूसरे चर में जो समीकरण प्राप्त है उसको हल करते हैं तो यहाँ कुछ स्थितियाँ जो है बनती हैं। जैसे पहला, दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। अगर उस समीकरण को हल करते हैं तो दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। या कभी कभी ये होता है कि दूसरे चर वाले समीकरण को हल करते हैं तो एक जो है एक चर रहित मतलब जिसमें चर नहीं है, एक चर रहित कथन जो सत्य होता है, सत्य कथन प्राप्त होता है। एक सत्य कथन प्राप्त होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि 4 बराबर 4 या 0 बराबर 0, इस तरह का सत्य कथन जो है प्राप्त होता है। तो जब इस तरह का सत्य कथन प्राप्त होता है तो जो रैखिक समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। अनेक हल जो है प्राप्त होते हैं, यानी असंख्य हल मिलते हैं अगर चर रहित कथन मिले और वो भी सत्य कथन हो। तीसरी कंडीशन बनती है कि एक चर रहित असत्य कथन प्राप्त होता है। असत्य कथन प्राप्त होता है। एक असत्य कथन जो है प्राप्त होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि 4 बराबर 0 या 3 बराबर 0 या 4 बराबर 10 एंड सो ऑन, इस तरह का कथन प्राप्त होता है जो चर से रहित है, चर इसमें नहीं है और ये गलत है, असत्य है। तो जो समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल प्राप्त नहीं होता। मतलब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, अर्थात चर x और y का कोई भी मान प्राप्त नहीं होता है। तो इस चरण में यदि y का मान प्राप्त हो जाता है तो हम अगले चरण में प्राप्त जो चर है, प्राप्त चर के मान, जो चर का मान प्राप्त हो जाता है, दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है, तो प्राप्त चर के मान को समीकरण 1 या 2 में रख कर पहले मतलब जो चर छूटा हुआ है, पहले चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ एक चर का मान मिल जाता है और 5वें चरण में जो है दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों चरों का मान प्राप्त हो जाता है, दोनों चरों का मान जो है प्राप्त होता है। और इस प्रकार चरों का मान जो है प्राप्त
इस प्रकार चरों का मान प्राप्त करने की विधि ही विलोपन विधि है। विलोपन विधि है। धन्यवाद।